अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 के 21 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले एक अदद बड़ी खबर, एक अदद बड़ा दावा, ईरान इजराइल वॉर से जुड़े एटमी प्रोग्राम यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक। अब आप सबसे पहले पूछेंगे कि दावा बताना है तो वो बता दें, कोई खबर है तो वो बता दें। तो इन दोनों में से मैं चूज करूंगा, मुझे जो अच्छी लगेगी सबसे पहले आपको वो बताऊंगा। लेकिन हैं दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो दावा किया है वो एक इंटरनेशनल एमपी ने किया है। जो दावा किया है वो एक ऐसे शख्स ने किया है जो आजकल एक शो को भी होस्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा दावा है, लेकिन इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स भी हैं, वो भी मैंने शेयर करने हैं। इसके अलावा ईरान के अंदर से एक खबर आई है, वो भी इसी एटमी प्रोग्राम से जुड़ी हुई है। तो दोनों में से जो बेहतर लगेगा वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने के हवाले से नोबेल प्राइज मिलने से मुतालिक कमेंट किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट है, उस कमेंट को भी खोल के देखना होगा। फिर पाकिस्तान ने जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके ऊपर बड़े खुलकर बोला है। कल बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत खुलकर बोला है, आज अमित शाह ने बोल दिया। उसने क्या बोला है, वो पाकिस्तान को क्यों आंखें दिखा रहा है और पाकिस्तान इसके जवाब में किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। ईरान इजराइल वॉर से जुड़ी कुछ और मजीद खबरें भी हैं, वो भी शेयर करनी है। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खत लिख दिया है। वो खत एक मरतबा फिर अखलाकियात का दर्स देता है जजेस को। क्या जजेस वो सुन सकेंगे, उस खत के मुताबिक जो जो चीजें आई हैं वो बता सकेंगे। फिर एक और करप्शन की कहानी, ये तो अब मामूल बन चुका है ना, लेकिन मसला यह है कि शरीफ आदमी आज़ादी इजहार राय करे तो पीका बीका लिस्टें विस्टें तैयार। इसी तरह से अब लिस्टें मजीद तैयार हो चुकी हैं। लेकिन ये करप्शन करने वाले करप्शन करते रहे, किसी का बाप भी इनको नहीं पूछ सकता, क्योंकि ये दौरे लैला है ना, तो लैला के दौर में हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। गुजारिश है कि वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अब मैं सोच रहा हूं कि सबसे पहले आपको बड़ी शख्सियत का दावा बताऊं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक, या फिर खबर बताऊं, क्योंकि दावे में कुछ पॉजिटिविटी है, खबर के अंदर कुछ नेगेटिविटी। चलो पहले दावा बता देता हूं। ये इन साहब का नाम है जॉर्ज गैलवे। जॉर्ज गैलवे फॉर्मर एमपी हैं ब्रिटेन के, और आजकल शो भी कर रहे हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट कर रखा है, वो कहते हैं, I feel sure Iran just tested a nuclear bomb underground west of Tehran, triggering a 5.2 on the Richter scale. ये जॉर्ज गैलवे ने ट्वीट किया है कि मुझे ऐसा लगता है कि ईरान ने अभी अभी जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया है। ये तकरीबन उनका पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है आज सुबह का ट्वीट है। बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है। अब रेक्टर स्केल पर वाकई 5.2 शिद्दत का जल्जला तो आया है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जल्जले सिर्फ मुस्लिम ममालिक में ही क्यों आते हैं। मैंने आपको पहले बताया था हार्प टेक्नोलॉजी, आप HAARP हार्प टेक्नोलॉजी आप जरा गूगल कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये तमाम चीज़ों के ताने बाने कहीं किसी एक मुल्क के साथ जुड़े हुए हैं जो वहाँ से बैठकर प्लेट्स तक हिला सकता है ज़मीन के अंदर। एक तो ये, दूसरा इफेक्टिव हो सकता है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया हो, उसके फिर आफ्टर शॉक्स भी आना शुरू हो गए। आफ्टर शॉक्स कैसे, अब मैं आपको खबर देने लगा हूं जो कि थोड़ी सी नेगेटिव है, लेकिन सुनिएगा जरूर। ईरानी एटमी साइंसदान डॉक्टर सैयद असर तबातबाई और उनकी अहलिया को उनके घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया। यह वाकया जो है ईरान के अंदर पेश आया। दावा यह किया जा रहा है और ईरानी मीडिया यह दावा कर रहा है कि इजराइल की कार्रवाई है और ये आफ्टर शॉक्स हैं, क्योंकि ईरान तकरीबन न्यूक्लियर प्रोग्राम अटेन करने के बिल्कुल करीब या तो पहुंच चुका है या कर चुका है। तो दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। दोनों स्टोरीज मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब आ जाते हैं जी, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा हजरात, जरा गौर थी वे। वो कहते हैं, पाक भारत जंग रुकवाने के लिए मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये मुझे नहीं देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, पाक भारत जंग रुकवाने के लिए बिल्कुल इनको नोबेल इनाम मिलना चाहिए। 2 न्यूक्लियर स्टेट्स को इन्होंने काबू में रखा है, इन्होंने कोशिश की होगी। लेकिन इजराइल ईरान जंग लगाने के लिए वो दिया हुआ प्राइज वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर
पता नहीं हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या 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 बताती है, क्या नहीं बताती। आने वाले दिनों में जैसे जैसे मामलात जब परतें खुलेंगी पता चलता जाएगा। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि अगर सिंध ताश मुआहदे को बहाल ना किया गया तो ऐसा हमला करेंगे, ऐसी जंग होगी कि सारे के सारे दरिया हमारे होंगे। इसके बाद भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का स्टेटमेंट आया। वो कहते हैं भारत का सिंध ताश मुआहदा बहाल ना करने का ऐलान, ये मुआहदा कभी बहाल नहीं होगा। पाकिस्तान जाने वाले पानी को कैनाल बनाकर राजस्थान की तरफ मोड़ेंगे, जो कि हमने देना नहीं है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर जब दोनों तरफ से एक फास्ट ट्रैक नौयत की टग ऑफ वार हो, तो उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप की मजीद कुछ खबरें मैं शामिल करता हूँ। वो कहते हैं इसराइल से ईरान पर हमले रोकने की दरख्वास्त करना बहुत मुश्किल है। तेहरान ज़्यादा से ज़्यादा चंद महीनों में जौहरी हथियार हासिल करने के काबिल हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो आज जो एक तबाही साहब का मर्डर है वो इसी सारी सिचुएशन की एक कड़ी दिखाई देता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि हाइफा में ईरानी मिसाइल हमलों में इसराइल की वज़ारत दाखिला की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की जेनेवा में यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है। मुलाकात में जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे शरीक हुए। मुलाकात में ईरान इसराइल जंग और ईरान के जौहरी हथियारों पर किसी डील के इम्कानात पर बातचीत की गई है। अब लेट्स सी के वाक़तन इसके अंदर से कुछ निकलता है नहीं निकलता। जबकि इसराइल इस वक्त जंगबंदी के लिए फ्रांस और दीगर ममालिक से बात करने की कोशिश कर रहा है और कुछ इस्लामी ममालिक से भी राब्ते में मिन्नतें तरले कर रहा है, लेकिन ईरान का वाज़ेह मौक़िफ़ है जंगबंदी तभी होगी जब चीन और रूस गारंटी दे। हमें मगरब पर कोई भरोसा नहीं है और होना भी ऐसे ही चाहिए। जो हालात हैं इसमें आपको राइट की दिखा के लेफ्ट भी मारते हैं। पहले भी इस तरह का मामला बहुत सारे ममालिक के साथ हो चुका है। अब जनाब आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक बड़ा काम कर डाला है। उन्होंने क्या किया उसकी कुछ तफसीलात शेयर करते हैं। उन्होंने ख़त लिखा है, उस ख़त के कुछ मंदरजात हैं वो शेयर करूँगा, फिर इंपॉर्टेंट ट्वीट्स एंड बयानात शेयर करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी बेंचेस की मुद्दत में इजाफे के खिलाफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिख दिया है। वो लिखते हैं कि कमीशन को चाहिए कि वो 26वीं आईनी तरमीम की आईनी हैसियत पर अदालत का फैसले आने तक इंतजार करे, क्योंकि इसी तरमीम से ये सारे मामला जुड़े हुए हैं। अगर अदालत ऐसे बेंच में जजों की दोबारा तकर्रुरी या तौसीक करे जिसकी बुनियादी कानूनी तौर पर चैलेंज हो चुकी हो, तो उससे अदालती निज़ाम का बहरान बढ़ जाएगा और अवाम का अदलिया पर एतमाद कम हो सकता है। ख़त्म ही हो गया जी, कम क्या हो सकता है, पीछे रह क्या गया। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त। फिर वो लिखते हैं कि यह बात हैरान कुन और अफसोसनाक है कि कमीशन पहले 26वीं आईनी तरमीम की कानूनी हैसियत पर गौर करने की बजाय जजों की तौसीक के मामले को तरजीह दे रहा है, जो दरअसल इसी मुतराजा तरमीम के तहत शुरू की गई है। इस स्कीम को जारी रखने के ये मुतरादिफ है। यह नहायत ज़रूरी है कि अदालत की साख को हुकूमत के असर रखूक या सहूलत के ताबे ना होने दिया जाए, जो कि ऑलरेडी है। ख़ासतौर पर जब यह वाज़ेह है कि अब हुकूमत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मामलों पर गैर मामूली असर रखती है। किसी शफाफ तरीक़ाकार या वाज़ेह उसूलों के किसी मखसूस फ़र्द को शामिल करना सरासर इम्तियाजी सलूक है और इदारा जाती हम आहंगी को नुकसान पहुँचाता है। ये उन्होंने ख़त लिख दिया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। अच्छा, अब इन्हीं सारी सिचुएशंस के बीचों बीच एक और स्कैंडल, सुबह वाली जो व्लॉग था उसके अंदर मैंने आपको FBR के मामलात के बारे में बताया। सेनेटर अफनान साहब ने ये स्टोरी शेयर की है एक कायमा कमेटी के अंदर। अभी मैं शहबाज राना साहब की एक खबर शेयर करता हूँ। वो कहते हैं हुकूमत की मुतजाद पॉलिसी है, चीनी की बरामद के बाद अब दरामद का फैसला किया गया, यानी इंपोर्ट के बाद एक्सपोर्ट के बाद इंपोर्ट का फैसला किया गया। कीमतों में होशरुबा इजाफा इससे हुआ है और हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ एक हैरानकुन फैसले में 7,50,000 मीट्रिक टन चीनी दरामद करने का फैसला किया। हालांकि रवा माली साल के दौरान तकरीबन इतनी ही मिकदार पहले ही बरामद की जा चुकी है। यानी आप अंदाज़ा करें कि पहले इसको एक्सपोर्ट कर दिया गया सस्ते दामों, अब महंगे दामों उसको खरीद कर पाकिस्तान लाया जाएगा और सारा बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? सारिफ के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर। एंड प्रोडक्ट तो उसी नहीं है। अब इस सिचुएशन, अब इसको कहते हैं लेजिटिमेट वे ऑफ करप्शन इकोनॉमिक्स के अंदर। आपको रास्ता निकालना होता है। अब ये रास्ता कोई शरीफ आदमी कोई गरीब आदमी निकाले, उसको तुन देते हैं आप। यानी अभी वो आज मैं पढ़ रहा था किसी का ट्वीट के जिन्होंने पिछले 3-4 दिन के अंदर ज़ूमानी या डायरेक्ट ट्वीट्स किए हैं कुछ मुलाकातों के ऊपर, तो उनके खिलाफ लिस्टें तैयार हो गई हैं और जो अथॉरिटी है वो काम करेगी उनके अगेंस्ट। भाई मुझे एक बात बताएं, जीने लायक आपने नहीं छोड़ा, नौकरियों से आपने निकलवा दिया, नंगा करके लोगों को मारा, एब्डक्शन की, अरेस्ट किया, उनको मुकदमे चलाए, एक नहीं बार बार मुकदमे चलाए, लिस्टें भी तैयार कर ली, फिर PNIL में किसी का नाम है, किसी का नाम ECL के अंदर है, कहीं अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए। और भाई और जो इनको जीने भी देना है या नहीं देना? ये क्या मजाक चल रहा है? मुल्क है, बनाना रिपब्लिक है, क्या है? आई मीन सारे चोरों लुटेरों को पूरी आज़ादी हासिल है, वो जहां जाएं घूमें फिरें, खाएं पिएं, लूटें,
6 महीने पुराने महीनों की तनख्वाहें दे के आप उसको जस्टिफाई भी करते हैं। बेगैरती की इंतहा ये है। और एक शरीफ आदमी अगर अपनी दिल की भड़ास निकालने के लिए कोई फोरम मौजूद ही नहीं है, वो कहीं ट्विटर वीटर पे, तो से आपको क्या हो जाना है भाई, क्या फर्क पड़ना है? जब ढिटाई का नेक्स्ट लेवल है, कोई फर्क नहीं पड़ना, तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब मुझे समझ नहीं आती कि किस नौयत के ये मजालिम करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब कुछ मैं वायरल बयानात शेयर करने से पहले ईरान पर इजरायली हमलों की सख्त मजम्मत करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि आलमी बरादरी इजरायली जारहियत रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़्यादा लगती है इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, जो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, उसके ऊपर बात करते हैं। जिसे चारा डाल रहे हैं वो खाएगा भी और दुलत्ती भी मारेगा। तो सबसे पहले तो पीका एक्ट के खिलाफ के ज़ेर असर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के खिलाफ कोई मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जुबानी ट्वीट किया। भाई इससे तो बड़े बड़े हिल जाएंगे। ये क्या कर दिया ख्वाजा साहब आपने? ये वाली बात करके आपने दुलत्ती और चारे वाली बात करके खोतों और लेलों को लाइन में लगा दिया। भाई आपने ज़्यादती किया। ख्वाजा साहब कैसे कर लेते हो यार? इमरान रियाज कहते हैं अमेरिका की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हो जाए, लेकिन जब से इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, तब से हर आने वाले किसी भी हुक्मरान के लिए एब्सोल्युटली यस कहना मुश्किल हो गया। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब मैं मौलाना तारिक जमील साहब का एक स्टेटमेंट शेयर करता हूँ, सुनिएगा गौर से। वो कहते हैं बहुत ज़बरदस्त, क़यामत के दिन हुक्मरानों और जजों के हाथ बंधे हुए होंगे। अल्लाह पूछेगा तुझे जो हुक्मरान बनाया था तुमने क्या किया मेरे बंदों के साथ। वाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह काजी से पूछेगा बता कितने अदल और कितने जुल्म के फैसले किए थे। अगर काजी जुल्म के फैसले करता मर गया तो उन्हीं बंदे हाथों के साथ जहन्नम की आग में चला जाएगा। ये दीन कहता है। वाह, कमाल बात कर दी मौलाना साहब ने। लेकिन ये समझने वालों के लिए, अक्ल वालों के लिए इसमें निशानियां हैं, अगर कोई समझे तो। मैं एक और ये बयान देख रहा था, वायरल बयान मरियम औरंगजेब साहिबा का। वो कहती हैं मरियम नवाज ने वो काम किए जो नामुमकिन थे। इसमें कोई शक नहीं है, इन नामुमकिनात में से ही था, क्योंकि अवाम को भरोसा था। अवाम को हर उस चीज़ के ऊपर भरोसा था जिसके ऊपर उसका भरोसा तोड़ा गया माजी में हमेशा। तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर वो बंदा जो नाअहल है किसी बड़ी पोस्ट पे बैठा है, हर वो बंदा जिसकी कोई पब्लिक पेनिट्रेशन नहीं है वो किसी पोजीशन पे बैठा है, हर वो बंदा जो करप्ट है वो किसी कुर्सी पे बैठा है, मैंडेट चोरी करने वाला आगे आ गया, हर वो बंदा जिसने वकील करने की बजाय जज कर लिया वो आगे बैठा है, हर वो बंदा जो 2 नंबर है वो आगे है। और शरीफ लोगों के साथ, जो असल में शरीफ है, उनके साथ ये है कि वो बाहर भी ट्रैवल नहीं कर सकते, मुल्क में कमा भी नहीं सकते, टैक्सेस की भरमार है, और वो ज़िंदगी मुश्किल से गुजारने पर मजबूर है। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।